नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉड्यूल 10 आरटीआई टू ईपीएफओ एंड ईएसआईसी। वैसे तो हमने आरटीआई को बड़ा डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है, शेयर किया है और आपसे एक एक पॉइंट पे जाकर चर्चा की है। लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ है लेबर लॉ एडवाइज़र और लीगल शॉर्ट्स के साथ में, तो हमने सोचा कि हमारी एक स्पेसिफिक ऑडियंस है लेबर लॉ से रिलेटेड, तो हमने सोचा क्यों ना एक मॉड्यूल उनके लिए भी डिज़ाइन किया जाए। तो इसलिए हमने एक स्पेसिफिक मॉड्यूल बनाया है आरटीआई टू ईपीएफओ एंड ईएसआईसी। हम इसमें आपको ये बताएंगे कि कैसे इन दो डिपार्टमेंट में आप अपनी आरटीआई फाइल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं ईपीएफ स्कीम क्या है। मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप सब भाइयों बहनों को इसके बारे में आराम से पता है क्योंकि आप लेबर लॉ में काम करते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़े से संक्षिप्त रूप में बता दूं कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो ईपीएफ है वो एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जो सारे सैलरी एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल रहती है। और इसका जो डिपार्टमेंट है उसे कहते हैं ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। एज़ पर लॉ जिस कंपनी में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय है उनको अपने आप को पीएफ ऑफिस में रजिस्टर करना होगा और 12% के आसपास अपनी बेसिक सैलरी कट करनी होती है, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को अपना हिस्सा देना होता है और एम्प्लॉय की से 12% उसकी सैलरी डिडक्ट होती है और जो अमाउंट होता है वो विद इंटरेस्ट जो भी रेट होती है उसके अकॉर्डिंग उनको रिटायरमेंट पे मिलता है। अब अगर हम बात करें पर्टिकुलर आरटीआई एप्लीकेशन की, तो जैसे हम शुरुआत से जानते आए हैं आरटीआई जो एक कॉमन टूल है इन्फॉर्मेशन लेने का, उसके अंदर भी आप यानी ईपीएफओ डिपार्टमेंट में भी आप चाहें तो आरटीआई फाइल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईपीएफओ भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है जो सरकार के अधीन है और आप टैक्स पेयर हैं तो आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट आता है कि ईपीएफओ में क्या क्या प्रॉब्लम आप उनसे आरटीआई के थ्रू सॉल्व करवा सकते हैं। देखिए, कुछ प्रॉब्लम आपको पता है जो आपके साथ होती है। जैसे सबसे पहले अगर आपका पीएफ विड्रॉ नहीं हो रहा है, तो विड्रॉ नहीं हो रहा है, आपने एप्लीकेशन मूव करी है, वो क्यों नहीं हुआ है, किस डिपार्टमेंट तक है, वो फाइल कहाँ तक रह गई है, तो वो पता लगाने के लिए आप आरटीआई का सहयोग ले सकते हैं। आपको अपना पीएफ का स्टेटस नहीं पता है, उसका आप पता लगा सकते हैं। और जैसे सबसे ज़्यादा होता है कि आप जैसे कंपनी स्विच कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी एक्स कंपनी में थे, अब आप वाई कंपनी में चले गए, तो आपको ऑब्वियस सी बात है ईपीएफ का अकाउंट तो ट्रांसफ़र होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले आपका एक्स कंपनी में कट रहा था, वाई कंपनी में कट रहा है, तो उसके डिपार्टमेंट को आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, क्या वो फाइल ट्रांसफ़र हुई है, क्या वो अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, क्या कैसे पता लगाएं? देखिए, डिपार्टमेंट में आप जाएंगे कोई आपको जवाब जनरली नहीं देगा। मेरा एक्सपीरियंस है कि सरकारी डिपार्टमेंट वाले आपको जनरली जवाब देते ही नहीं है। तो आरटीआई एज अ टूल आता है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ भी आप आरटीआई फाइल करें। उसके लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड है जो मैंने आपको डिटेल में इसके ऊपर बताया है। साथ ही साथ आपका ईपीएफ का कितना बैलेंस है और ऐसे कई सारे मुद्दों को आप आरटीआई के थ्रू पता लगा सकते हैं। आरटीआई को कैसे फाइल करते हैं, वैसे तो मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ऑफलाइन आरटीआई में इसको कवर कर लिया था, फिर भी मैं आपको क्योंकि स्पेसिफिक मॉड्यूल है इसलिए वापस कवर कर रहा हूँ। आपको वही पोस्टल ऑर्डर लेना है 10 रुपये का, और जब भी आप पोस्टल ऑर्डर लें तो आपको क्या लिखना है, टू विच वुड बी इन फेवर ऑफ अकाउंट ऑफिसर ऑफ द कंसर्न ईपीएफओ ऑफिस। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप बेंगलोर के पीएफ डिपार्टमेंट में अपनी आरटीआई फाइल करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ लिखना है टू द अकाउंट ऑफिसर ईपीएफओ बेंगलोर, यानी जिस भी सिटी का है वहाँ पे आपको टू लिखना है। और वैसे तो मैंने आपको बोला है आप डीडी भी लगा सकते हैं, बट मेरी एडवाइस जैसे मैंने पहले बोला आप पोस्टल ऑर्डर ही लगाएं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको आरटीआई लेटर ड्राफ्ट करना है, आपको वही सब्जेक्ट लिखना है, आपको टू कहाँ भेजनी है ये आपको मैंने बता दिया है, जिस भी डिपार्टमेंट में लिखना है उसका एड्रेस लिख दीजिए। और अब क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मांगनी है तो आप एक ध्यान रखिए, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, आपका ईपीएफ का अकाउंट नंबर भी दीजिए। देखिए क्या होता है कि अकाउंट नंबर से वो सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैक कर सकते हैं आपकी, इसलिए अपना अकाउंट नंबर मेंशन करना ना भूलिए। उसके बाद आपको जो पूछना है आप उनको बुलेट पॉइंट में लिख दीजिए। देखिए बुलेट पॉइंट में इसलिए क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन को जितना आप सेग्रेगेट करोगे, जितना आप उसको बांटोगे, जिसको पॉइंट वाइज उसको समझने में आसानी होगी। फिर वही डिक्लेरेशन कि मैं सिटीज़न हूँ और मुझे आप 30 डेज़ में आप ये मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे, वही आपको फिर अपना पेमेंट का प्रूफ लगाना है, साइन करना है, प्लेस, डेट, पोस्टल ऑर्डर लगा के उस तरह से एड्रेस भेजना है। सब कुछ वही है, कुछ भी अलग नहीं है, बस आपको अपना पीएफ का अकाउंट नंबर मेंशन करना है, सही पीएफ का डिपार्टमेंट लिखना है और पोस्टल ऑर्डर में लिखना है टू द पेमेंट ऑफिसर। तो ये आपको बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बोला था
कि मैं आपको ट्रांसफ़र ऑफ ईपीएफ जब होता है तो उसके अंदर मैं आपको पर्टिकुलर बताऊंगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक आपके लिए एक स्पेशल मैं आपके लिए ये प्रेजेंटेशन बनाई दूँ। तो देखिए, अगर आपका सपोज़ एक्स सिटी में हो और आप वाई सिटी में ट्रांसफ़र हुए हो, मैंने यहाँ सिटीज़ का नाम भी लिख दिया है ताकि आपको आसानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पे पहले जुडिक्शन लगता था ईपीएफओ बेंगलोर का, और अब आपकी ट्रांसफ़र हो गई है सपोज़ दिल्ली में, तो ऑब्वियस सी बात है ईपीएफओ दिल्ली लगेगा। तो सोर्स हमेशा होता है जहाँ से आप आए हैं, टारगेट जहाँ पे आप जा रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ, मैं पहले बेंगलोर में था और अब दिल्ली जा रहा हूँ और मेरा पीएफ अकाउंट भी ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन क्या ट्रांसफ़र हुआ है, नहीं हुआ है, प्रोसेस क्या होता है वो आप लोगों को पता है। आपको पहले पीएफ बेंगलोर ऑफिस में जाना है, वहाँ पे एप्लीकेशन मूव करनी है ताकि ये दिल्ली के ऑफिस में ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन अब बेंगलोर ऑफिस ने ट्रांसफ़र किया है, नहीं किया है, क्या दिल्ली में पहुंच गया है, दिल्ली में पहुंच गया है तो क्या अकाउंट को उन्होंने सही से एक्टिवेट कर दिया है, नहीं कर दिया है, ये कैसे पता लगे? इसके लिए आपके पास बेस्ट टूल है आरटीआई का। अब इसके लिए आपको सबसे पहले आरटीआई लगानी पड़ेगी हमेशा सोर्स की जगह पे। सोर्स यानी जहाँ से आपका अकाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ बोला है बेंगलोर, अगर आप बेंगलोर से ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो आप पहले बेंगलोर में आरटीआई फाइल करें। जैसे ही आप आरटीआई फाइल करेंगे वो आपको रिप्लाई करेंगे कि या तो हमने आपका काम कर दिया है, या हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र ही नहीं हुई है, या जो भी है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट सपोज़ अगर वो रिप्लाई करते हैं कि नहीं सर हमने तो यहाँ से दिल्ली ट्रांसफ़र कर ही दी है, तो फिर आपको सेकंड आरटीआई मूव करनी पड़ेगी दिल्ली पीएफ ऑफिस में पता लगाने के लिए कि वहाँ क्या स्टेटस है। तो वो तो आपको परिस्थितियों के अनुसार आरटीआई लगानी पड़ेगी। अगर बेंगलोर से आपको जवाब आया था तो वेल एंड गुड, लेकिन ट्रांसफ़र कर दी है और दिल्ली में काम अटका पड़ा था, आपको दिल्ली लगानी पड़ेगी। तो अगर मैं आपको यहाँ पे मेरा अगर एक टिप दूँ तो आप दोनों आरटीआई साथ लगा दीजिए। आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो जवाब जल्दी मिलेगा ना। अदरवाइज़ आप बेंगलोर का रिप्लाई का वेट करेंगे, देन इसके बाद आप जाएंगे दिल्ली, वाई टू वेस्ट टाइम। इसलिए 10 रुपये की बात है, आरटीआई लगा दीजिए। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और जैसे कि आरटीआई में आपको 30 दिन में जवाब देना जरूरी है, तो ईपीएफ डिपार्टमेंट भी आपको 30 दिन में जवाब देगा। नहीं होने पे आप फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जहां पे है ईएसआईसी। ईएसआईसी आपको पता है ईएसआई एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट बनी है बॉडी, जिसका नाम है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ईएसआईसी। बेसिकली ये सेल्फ फाइनेंस कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जहाँ पे मेडिकल, मॉनेटरी और भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं इन द केस ऑफ सिकनेस, डिसेबलमेंट और डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरीज। जैसा कि आपको क्राइटेरिया पता है, 10 से ऊपर एम्प्लॉय होने पर, कुछ स्टेट्स में हालांकि 20 हैं, लेकिन हम एक मॉडल मान के चलते हैं 10 एम्प्लॉयज़ जिनकी 15,000 तक की सैलरी है, उनको अपने आप को ईएसआईसी के साथ रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। अब अगेन वही सवाल उठता है कि आप क्या क्या पूछ सकते हैं। ईएसआईसी हॉस्पिटल, जैसे नंबर ऑफ डॉक्टर्स या जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर कितने हैं, राइट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ पेशेंट्स कितने हैं, ईएसआईसी डिपार्टमेंट का प्रोसेस इतना लंबा क्यों है, साथ ही साथ नंबर ऑफ सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लिंक कितने हैं ईएसआईसी के साथ, क्या डिले है, रिम्बर्समेंट क्यों नहीं हो रहा है मेरा पैसों का, XYZ हॉस्पिटल सर्विस की लिस्ट क्या है। और जैसे सेकंड लास्ट पॉइंट है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रीजंस फॉर डिले ऑफ रीइंबर्समेंट। अक्सर क्या होता है कि हम ईएसआईसी पे फॉर्म भर देते हैं लेकिन गवर्नमेंट से पैसा नहीं आ रहा है, तो आप आरटीआई लगाइए, बोलिए मैंने यहाँ पे फॉर्म भरा था रीइंबर्समेंट का, अभी तक क्यों नहीं आया, मुझे जवाब दें। तो वो आपको इसका पर्टिकुलर जवाब देंगे। अब मैं आपको एक पर्टिकुलर एक प्रैक्टिकल आरटीआई दिखाता हूँ, जैसे जो फाइल करते हैं ईएसआई में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे ये फाइल किया हुआ है श्रीमान लोक सूचना अधिकारी यानी पीआईओ, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय। देखिए अब इसमें लिखा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुझे निम्न सूचना उपलब्ध कराएं। तो पहला, जैसे किसी भी रोगी को दिखाने हेतु चिकित्सालय अधीनस्थ औषधालय पर्ची कहाँ व किसके द्वारा बनाई जाती है। सेकंड, ईएसआई चिकित्सालय के अधीन उपचारित रोगी कि किस प्रक्रिया के तहत रेफर चिकित्सालय होकर आते हैं। यानी आपको जो पूछना है आप उसमें पूछिए, आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे अगर आप आगे इसको पढ़ते जाएं तो उसमें लिखा है 7th क्वेश्चन, क्या आउटडोर पर्ची का कोई रिकॉर्ड संधारित होता है, क्या इलाज एवं पश्चात की पर्ची किसके पास रहती है। यानी आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप पूछिए, बस ऊपर लोक सूचना अधिकारी लिखिए, डिपार्टमेंट का नाम लिखिए, इन्फॉर्मेशन लिखिए, नीचे लिखिए 10 रुपये का IPO संलग्न है, साइन करिए और योर वर्क इज़ डन। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका रिप्लाई कैसा आता है। देखिए ये रिप्लाई आया है मुझे डिपार्टमेंट से, कैसा आया देखिए। आपके प्रश्न नंबर 1 के अनुसार चिकित्सालय में रोगी की पर्ची डॉक्टर साहब के द्वारा बनाई जाती है, औषधालयों का पता नहीं। जो उनको इन्फॉर्मेशन पता होगी वो लिख देंगे, नहीं होगा तो वो मना कर देंगे।
अगर आप उनके इन्फॉर्मेशन संतुष्ट नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट अपील फाइल करनी है। फर्स्ट अपील कैसे फाइल होती है वो मैंने आपको पुराने मॉड्यूल में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जैसे सेकंड आंसर है, औषधालय के द्वारा इलाज न करने पाने पर या बीमारी के संबंधी जांच हेतु मरीज को औषधालय से चिकित्सालय में रेफर किया जाता है। तो देखिए ये तो पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर हैं जो मैंने उनसे पूछे थे और उन्होंने जवाब दिया। तो ये होता है पर्टिकुलर ईएसआईसी और ईपीएफ का सारा मामला, जिसके अंदर हम आपको बताते हैं कि कैसे हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं। हमने आपके साथ आज डिटेल में डिस्कस किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ईएसआईसी और ईपीएफओ का पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो हम इस कोर्स के एंड में आपको हम अपना एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे, आप वहाँ पे जाके हमारे एक्सपर्ट से हेल्प ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले हमारे मॉड्यूल की तरफ, जहाँ पे हम बात करते हैं सक्सेस स्टोरीज ऑफ आरटीआई की। हम आपको बताएंगे, उन कहानियों के दौर में ले जाएंगे जहाँ से आरटीआई में सफलता मिलती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।